नमस्कार। प्रवीण कुमार वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। बहुलक के प्रकार को देखें हम तो बहुलक को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें अपने नंबर फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करें। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको। पहला भाग है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर देखें तो बहुलक को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर देखें तो बहुलक को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट जो पहला भाग है वह है रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। दूसरा जो भाग है शाखित श्रृंखला बहुलक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्रांच्ड पॉलीमर। और तीसरा भाग है तिर्यकबद्ध जाल बहुलक, जिसको क्रॉस पॉलीमर बोलते हैं। क्रॉस पॉलीमर तीन भाग लिखे मैंने, रेखीय बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक और तीसरा है तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। रेखीय बहुलक की सबसे बड़ी खास बात, इसमें एकलक इकाइयां एक दूसरे पर जमी हुई होती है। यानी जो एकलक इकाइयां हैं वो एक दूसरे पर जमी हुई होती है। यदि इसका डायग्राम बनाए हम तो इस प्रकार से आपको ये बहुलक दिखेगा। ये एकलक इकाइयां एक दूसरे पर यूं जमी हुई मिलेगी, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक। ये एकलक इकाइयां हैं, एकलक इकाइयां जिसको मुख्य श्रृंखला भी कह सकते हैं। मुख्य श्रृंखला एकलक इकाइयां एक दूसरे पर जमी होगी। जमी होने की वजह से इसका घनत्व अधिक होगा और गलनांक व तनन सामर्थ्य भी अधिक होगी। यानी गलनांक के साथ साथ तनन सामर्थ्य भी अधिक होगी, क्योंकि ज्यादा एकलक इकाइयां जमी रहेगी तो ये कम जगह घेरेगी, जिसकी वजह से इसके आयतन में कमी आ जाएगी और घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए इनके, तो एग्जाम्पल में पॉलीथीन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 भी कहते हैं इसको, टेरिलीन या इसको डेक्रोन भी कहते हैं। तो रेखीय बहुलक की खास बात, इसमें एकलक इकाइयां एक दूसरे पर जमी होगी। जमी होने की वजह से इसका घनत्व ज्यादा होगा और गलनांक और तनन सामर्थ्य भी ज्यादा होगी, जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन 66 और टेरिलीन। इसी प्रकार हम दूसरे बहुलक पर चलते हैं, शाखित श्रृंखला बहुलक। जो शाखित श्रृंखला बहुलक है, इसके अंदर एकलक इकाइयां एक सीधी श्रृंखला में तो होगी, लेकिन पार्श्वों में, साइड में या पार्श्वों में इस प्रकार से कुछ श्रृंखलाएं निकली रहती है।
इस प्रकार से पार्श्व में कुछ श्रृंखलाएं निकली रहती है, इसको पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। पार्श्व श्रृंखला अंग्रेजी में साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन। ये मुख्य श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला निकलने की वजह से इसका आयतन अधिक हो जाएगा और घनत्व कम हो जाएगा, यानी खास बात घनत्व कम होगा, जिसकी वजह से तनन सामर्थ्य भी कम हो जाती है और गलनांक भी कम हो जाता है। तनन सामर्थ्य भी कम और गलनांक भी कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व कम होगा तो एकलक इकाइयां दूर दूर हो जाएगी, स्थान ज्यादा गिरेगी, जिसकी वजह से इनमें तनन सामर्थ्य और गलनांक में कमी आ जाएगी, यानी आसानी से ये टूट जाएंगे। यदि इसके एग्जाम्पल देखें हम, तो साकी श्रृंखला के एग्जाम्पल में एक तो अपना आता है PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और दूसरा इसके अंदर अपन डाल सकते हैं PVC और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एक प्रकार के साकित श्रृंखला बहुलक है। तीसरे प्रकार में चले हम, तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है RBSC में क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया भी है। ये तिर्यकबद्ध जाल बहुलक में तिर्यकबद्ध, पहली बात इसमें तिर्यकबद्ध का मतलब क्या है? तिर्यकबद्ध का मतलब होता है क्रॉस बॉन्ड, क्रॉस बॉन्ड बोलते हैं। और क्रॉस बॉन्ड एक प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल होते हैं, प्रबल होने की वजह से इनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से इनके जो गलनांक है वो और त्वरण सामर्थ्य है वो ज्यादा हो जाती है। यदि इसका डायग्राम देखें तिर्यकबद्ध का, तो इसके अंदर इस प्रकार से कुछ मुख्य श्रृंखलाएं होती है। इनके बीच में जो क्रॉस बंध बनाता है वो सल्फर बनाता है। इस प्रकार से इनके बीच में क्रॉस बंध बनाता है सल्फर। इस प्रकार से तो क्रॉस बंध जो प्रबल सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध मैंने कहा प्रबल होने की वजह से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से इनके गलनांक व तनन सामर्थ्य अधिक होता है। गलनांक व तनन सामर्थ्य अधिक होता है। इसी प्रकार से हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो एग्जाम्पल इसके हैं, एक तो बेकेलाइट, आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसका दिन, बेकेलाइट और मेलामीन, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, रेंजिन, रेंजिन भी एक प्रकार का बहुलक के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, रेंजिन। तो हमने संरचना के आधार पर 3 भाग बांटे, रेखीय बहुलक, साकित श्रृंखला बहुलक और तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। इसके बाद हम अगला प्रकार पढ़ते हैं आणविक बल के आधार पर। अगला बहुलक का प्रकार है आणविक बल के आधार पर। आणविक बल या बंध बोल सकता हूं इसको, मैं बंध भी कह सकता हूं, के आधार पर। आणविक बंध या बल के आधार पर देखें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, मुख्यतः 2 भाग बना सकते हैं इसके। एक भाग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यास्थ बहुलक।
प्रत्यास्थ बहुलक, जिसको अंग्रेजी में इलास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक जिसको अंग्रेजी में इलास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। और दूसरा है रेसे, जिसको फाइबर बोलते हैं। रेसे जिसको अपन बोलते हैं फाइबर। देखिए, प्रत्यास्थ शब्द आया है। एक प्रत्यास्थ का मतलब क्या है? एक शब्द है प्रत्यास्थ से प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कोई भी जो बहुलक होता है या कोई भी जो रबर होता है, यदि हम उसको एक समय के लिए खींचें और खींच के लंबा करें, लंबा करने के बाद यदि उसको छोड़ दें वापिस, तो यदि वो पहले वाली स्थिति में आ जाता है तो इसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी प्रत्यास्थता का मतलब इलास्टिसिटी, यानी रबर को खींचा और खींचने के बाद यदि इसको छोड़ दिया तो वापिस पहले वाली स्थिति में आ जाता है। इस गुण को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता। और प्रत्यास्थता से मतलब प्रत्यास्थ बहुलक, यानी ऐसे बहुलक जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ बहुलक बोलते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक का सबसे बड़ा उदाहरण वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वल्कनीकृत रबर के बारे में भी आगे डिटेल है आपके। वल्कनीकृत रबर में प्रत्यास्थता का गुण बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली प्रत्यास्थता का गुण प्राकृतिक रबर में भी होता है। प्राकृतिक रबर में भी होता है, यानी प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। इस प्रत्यास्थता के गुण को बढ़ाने के लिए ही हम वल्कनीकृत रबर का निर्माण करते हैं। वल्कनीकृत रबर से मतलब होता है प्राकृतिक रबर की यदि सल्फर के साथ क्रिया करवा दें, यानी प्राकृतिक रबर में यदि गंधक मिला दें, सल्फर जिसको अपन बोलते हैं गंधक, तो बनने वाला रबर वल्कनीकृत रबर होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका प्राकृतिक रबर है, लेकिन प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, इसीलिए वल्कनीकृत रबर को एग्जांपल मानते हैं। वल्कनीकृत को यदि डायग्रामेटिक दिखाएं हम तो यूं कुछ दिखता है आपको। जैसे ये मैंने कुछ श्रृंखलाएं बना दी, इनके बीच में यूं सल्फर प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यूं बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ये वल्कनीकृत रबर है। इसके बीच में मैंने यूं डबल तीर के निशान लगाए। ऊपर लिखा मैंने खींचने पर यदि इस रबर को अपन यूं खींचें तो खींचने पर ये सीधा हो जाएगा इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से सीधा दिखेगा आपको। यदि इसको वापिस खींचा हुआ पहले इसको छोड़ दें, दूसरा यूं लिखा मैंने छोड़ने पर ये पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो प्रत्यास्थ का मतलब क्या हुआ? प्रत्यास्थ का मतलब यही हुआ कि मैंने रबर को खींचा और खींचने के बाद वापिस छोड़ दिया, तो छोड़ने से अपनी रबर अपनी पहले वाली अवस्था में लौट आता है, इसीलिए इसको प्रत्यास्थ बहुलक कहा जाता है और ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थ बहुलक के अंदर सबसे मैंने कहा बड़ा उदाहरण प्राकृतिक रबर का है, लेकिन प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, इसीलिए वल्कनीकृत रबर का उदाहरण मान के चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगला उदाहरण, अगला जो प्रकार इसका दिया है वो रेसे का मतलब मैं अंग्रेजी शब्द लिखूं तो फाइबर लिखा हुआ है। देखो, रेसे ऐसा बहुलक है जिसका उपयोग सिर्फ ज्यादातर कपड़े उद्योग में करते हैं, कपड़े बनाने के अंदर किया जाता है। रेशों का उपयोग ज्यादातर कपड़े बनाने में किया जाता है। रेसे में थोड़ा मैं डायग्राम दिखाऊं तो कुछ यूं दिखा सकते हैं, जैसे ये एकलक इकाइयां हैं इस प्रकार से, इनके अंदर यूं मैंने हाइड्रोजन दिखाया। यानी थोड़ी खास बात है इनके बारे में रेशों में कि इनके मध्य प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक एच बॉन्ड जिसको बोलते हैं। प्रबल एच बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है एच बॉन्ड के बारे में। प्रबल अंतर आणविक एच बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे बहुलक रेसे कहलाते हैं। रेशों का अधिकतर उपयोग, ज्यादातर उपयोग कपड़े उद्योग में किया
जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसके सिल्क, नायलॉन, टेरिलिन, सिल्क, नायलॉन, टेरिलिन, प्राकृतिक कपास, ये एक प्रकार के रेसे बहुलक हैं। तो हमने दो भाग पढ़े, आणविक बल के आधार पर प्रत्यास्थ बहुलक और रेसे। इसके बाद हम तीसरा इसका एक भाग, अगला भाग पढ़ते हैं, ताप के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, हर बार क्वेश्चन देखने को लगभग मिलते हैं इसमें से। ताप के आधार पर, सी पार्ट है इसका, ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर के आधार पर देखें तो इस बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है ताप शून्य, ताप शून्य बहुलक, शून्य या इसको सुगट्टे भी बोलते हैं, सुगट्टे, ताप शून्य या ताप सुगट्टे बहुलक। और एक दूसरा भाग है इसका ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। दो भाग, ताप शून्य या ताप सुगट्टे बोलते हैं, और दूसरा है ताप दृढ़ बहुलक। ताप शून्य को हिंदी में, अंग्रेजी में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और ताप दृढ़ को थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। दो प्रकार के, ताप शून्य में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और दूसरा है ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। दोनों में एक बड़ा फर्क, एक सिंपल सा उदाहरण मैं इसमें डालता हूं, आपको बड़ा जल्दी समझ में आएगा। ताप शून्य और ताप दृढ़ की खास बात होती है, जैसे अपने कबाड़ी आता है, कबाड़ लेने के लिए अपने को कहता है कि ये जो अपने पास कबाड़ है ये चलेगा और ये नहीं चलेगा। यानी जो रबड़ चल रहा है, जो रबड़ वो खरीद रहा है, वो जो रबड़ है वो ताप शून्य में है, और जो नहीं खरीद रहा है वो ताप दृढ़ है। यानी ताप शून्य में की खास बात क्या होती है कि ये ऐसे बहुलक होते हैं जो ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं, ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी मुलायम हो जाते हैं। यदि इनको गर्म करें तो ये मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होने का मतलब ताप के प्रति संवेदनशील होता है। तो ऐसे बहुलक जो ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं या टेम्परेचर से मुलायम हो जाते हैं, वो ताप शून्य में बहुलक कहलाते हैं। ताप शून्य में बहुलक की और खास बात देखें तो इनका रिसाइकल किया जा सकता है, इनका रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब इस प्रकार के बहुलक को दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, वो कहलाते हैं ताप शून्य में बहुलक। जिसके अंदर उदाहरण के तौर पे इनका एग्जाम्पल पीवीसी हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है, पॉलीथीन, और पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, ये ताप शून्य में के उदाहरण है। और एक खास बात ताप शून्य में की, इनमें क्रॉस बंध नहीं होते, इनमें क्रॉस बॉन्ड नहीं होते, इनमें क्रॉस बॉन्ड नहीं होते। क्रॉस बॉन्ड नहीं होने की वजह से ये मुलायम हो जाते हैं, जल्दी ताप को ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं और ये मुलायम हो जाते हैं। तो ये था ताप शून्य में बहुलक। दूसरा हम पढ़ते हैं ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ का मतलब सीधा सा मतलब, दृढ़ मीन्स मजबूत, यानी ताप के प्रति ये मजबूत होते हैं, यानी ज्यादा टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है। जो ताप दृढ़ बहुलक होते हैं
इनमें ज्यादा टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। और ताप दृढ़ बहुलक की खास बात होती है, इनको बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी बार बार इच्छित आकृति में नहीं ढाला जा सकता। एक बार इससे जो वस्तु बन गई वो बन गई, ये नहीं कि बार बार इससे नई नई वस्तुओं को बनाया जा सकता है। दूसरी खास बात हम देखें ताप दृढ़ बहुलक की, इनमें क्रॉस बंध होते हैं, इनमें क्रॉस बॉन्ड होते हैं। क्रॉस बॉन्ड होने की वजह से ही ये मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के कारण जो इनकी मजबूती है, गलनांक है, ये भी ज्यादा होते हैं। ताप दृढ़ बहुलक को बनाने के लिए अर्ध द्रवों का उपयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्ध द्रवों का उपयोग करते हैं। द्रवों का उपयोग, अर्ध द्रव का मतलब क्या होता है? अर्ध द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी फ्लूइड। और सेमी फ्लूइड का मतलब आधा ठोस आधा द्रव, यानी अर्ध द्रव। इसका मतलब क्या हो गया? फिर इसके लिए एक विशेष सांचा होता है, यूं सांचा है, इस सांचे में सेमी फ्लूइड को डाल लेते हैं, अर्ध द्रव को डाल लेते हैं, इनको ठंडा होने के लिए ठंडा करते हैं, और इसके ऊपर हाई प्रेशर रखते हैं, उच्च दाब रखते हैं। उस दाब रख करके ताप दृढ़ बहुलक को बनाया जा सकता है। इसके साथ हमने 3 टाइप पढ़े आज। एक बहुलक के अंदर अभी ताप के आधार पर पढ़ा, उसमें आणविक बल के आधार पर पढ़ा, और एक अपने संरचना के आधार पर पढ़ा। एक बहुलक का प्रकार और है, एक सिंपल प्रकार बचा है, इसी टॉपिक को यहीं फिनिश कर देते हैं। एक बहुलक के प्रकार में देखें, इसका लास्ट पार्ट है बहुलक का प्रकार। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुलक के प्रकार में एक और है संश्लेषण के, सिंपल है, वेरी सिंपल। संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर देखें तो 2 भाग है। सिंपल बड़ा आसान है, 2 भाग है। एक तो है योगात्मक बहुलक, और दूसरा है संश्लेषण बहुलक या संश्लेषित संघनन बहुलक। 2 भाग, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाई का योग होता है। एकलक इकाई का योग होता है। इस योग का मतलब क्या है? पूरी की पूरी एकलक इकाइयां जुड़ जाती है, इसका मतलब अपने यूं भी बोलते हैं इसको। इसमें बहुलक का अणुभार एकलक का n गुना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुलक का अणुभार एकलक इकाई का n गुना होता है, वो कहलाते हैं योगात्मक बहुलक। जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन आदि। और संघनन की बड़ी सिंपल बात है, संघनन बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें कोई छोटा अणु जैसे H2O, NH3, इस प्रकार के छोटे अणु जब एकलक इकाइयों का योग होता है तो बाहर निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं हम संघनन बहुलक। यानी संघनन बहुलक में बहुलक का जो अणुभार है वो एकलक का n गुणा नहीं होता। दोनों में एक मोटा फर्क यही है। योगात्मक में तो बहुलक का अणुभार एकलक का n गुणा होता है, जबकि संघनन में बहुलक का जो अणुभार है वो एकलक के अणुभार का n गुणा नहीं होता। जैसे बहुत सारे हैं, नाइलॉन 66 जिसको बोल सकता हूं, नाइलॉन 66 भी बोलते हैं, टेरिलीन। सिंपली आपको यही याद रखना है कि छोटा अणु जिसमें से बाहर निकल रहा है, कुछ छोटे अणु जैसे जल वगैरह है, वो संघनन बहुलक है, और पूरा की पूरी एकलक का योग हो रहा है वो योगात्मक बहुलक है। तो ये
हमने आज टॉपिक में बहुलक के टाइप्स पढ़े। आए छोटा क्वेश्चन इसमें से, बड़े पूरा टाइप तो आता नहीं है, ये तो है नहीं कि सारा का सारा बहुलक का प्रकार आपको पूछ लेगा, इसमें से कोई छोटा ही क्वेश्चन निकल के आएगा। तो आज हमने फिनिश किया टॉपिक जो बहुलक का वर्गीकरण है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगला बहुलक का टॉपिक पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।